हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि गुप्ता डायनेस्टी चल रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे उसमें गुप्ता डायनेस्टी में। तो अचानक से ये वर्धन डायनेस्टी कहाँ से आ जाता है, कहाँ जो गुप्ता एम्पायर था वो कैसे ख़त्म हो जाता है? क्योंकि उसमें काफ़ी चंद्रगुप्त वन थे, चंद्रगुप्त टू थे, काफ़ी ग्रेट लीडर थे उसमें। तो ये अचानक से वर्धन डायनेस्टी कैसे शुरू हो जाती है, इसके अंदर हल्का सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे गुप्ता एम्पायर, तो उसमें हमने देखा था कि कुमार गुप्ता आते हैं चंद्रगुप्त टू के बाद, उसके बाद आते हैं स्कंद गुप्ता। तो जब कुमार गुप्ता का शासन चल रहा था उस वक्त क्या होता है कि वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न फ्रंटियर से कुछ हुंस के लोग आते थे और बार बार आक्रमण करते थे, कुछ लूटपाट के यहाँ से जाते थे वापस। तो जब तक कुमार गुप्त थे तब तक तो वो लोग आ नहीं पाए वापस अंदर तक। लेकिन जब से स्कंद गुप्ता का डायनेस्टी शुरू होता है तो वो धीरे धीरे उनके बार बार आक्रमण की वजह से क्या होता है, डायनेस्टी धीरे धीरे लूज पड़ती जाती है। तो जब ये लूज पड़ती जाती है तो गुप्ता एम्पायर जो रहता है, जो पूरा एरिया कवर करके रखता है, वो धीरे करके मगध वाले एरिया में शिफ्ट हो जाता है, जो उनका स्ट्रॉन्ग बेस था। वहाँ आके वो सीमित हो जाते हैं। जबकि जब ये वापस आ रहे होते हैं, वापस जब मगध तक आ जाते हैं, तो जो इनके फ्यूडरीज थे ना, जो इनके सामंत थे, जो इनके अंडर में जो हल्के छोटे छोटे राजाओं को जहाँ जहाँ स्थापित करके गया थे गुप्ता, वो क्या करते हैं, जब ये गुप्ता मगध में सीमित हो जाते हैं तो जो इनके सामंत रहते हैं, वो छोटे छोटे राजा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो उसी में से एक थे पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। ये कौन से एरिया के? थानेश्वर, हरियाणा वाला जो एरिया है, वहाँ के रहने वाले ही थे। तो क्या होता है कि पुष्यभूति जो थे वो अपने आप को तो इंडिपेंडेंट कर दिए, और इन्हीं की तरह जो छोटे छोटे और भी फ्यूडिटीज थे गुप्ताज के, वो भी अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक निकलता है वर्धन डायनेस्टी, जो है पुष्यभूति डायनेस्टी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो वर्धन डायनेस्टी में हम थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे उनके बारे में, लेकिन हम ज़्यादा फोकस हर्षवर्धन पे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? दे वेयर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्ता बट एज्यूम इंडिपेंडेंस आफ्टर हुन इन्वेजन। हुन्स के इन्वेजन के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। अब इसी हर्षा डायनेस्टी में से एक प्रमुख राजा निकलते हैं जिनका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन, जिनकी डायनेस्टी चलती है 580 से लेकर 605 AD तक। ठीक है, इनके दो बेटे, एक बेटी होती है। इसका पहले बेटे का नाम रहता है राज्यवर्धन, बीच वाले बेटे का नाम रहता है हर्षवर्धन, और बेटी का नाम होता है राजश्री। प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं, अपनी बेटी राजश्री की शादी कन्नौज के राजा गर्भवर्मन से शादी कर देते हैं। राजश्री की शादी गर्भवर्मन से, जो कन्नौज के राजा रहते हैं, उनसे शादी कर देते हैं। अब इस कन्नौज के राजा गर्भवर्मन को देवगुप्त, जो मालवा के राजा रहते हैं देवगुप्त, वो इनका मर्डर कर देते हैं। किसका? गर्भवर्मन, जो कन्नौज के राजा थे, उनका मर्डर कर देते हैं। अब राजवर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे राजवर्धन, ये क्या करते हैं, अपने बहन का बदला लेने के लिए, किसको मार देते हैं? देवगुप्त को मार देते हैं। जो ग्रहवर्मन को मारा रहता है उसको ये मार देते हैं। अब देवगुप्त का एक दोस्त रहता है शशांक, जो गौड़ डायनेस्टी का राजा रहता है। वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए क्या करता है, राजवर्धन को मार देता है। ठीक है, और राजवर्धन को मारने के बाद कन्नौज अपने अंडर ले लेता है। कौन ले लेता है? शशांक ले लेता है, जो कि देवगुप्त का दोस्त होता है। अब देवगुप्त, जब मैं चंद्रगुप्त पढ़ा रहा था तो जब मैं ये गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा रहा था तो उसमें मैं देवगुप्त के बारे में बताया था कि किसी एक राजा का नाम देवगुप्त रहता है या देवराज रहता है। ये किस राजा का नाम रहता है याद रखिएगा। अब यहाँ नहीं बताऊँगा, वापस वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये देवगुप्त को मार देता है। अब बचा कौन? सिर्फ हर्षवर्धन बचे। राजवर्धन को तो इनका देवगुप्त का दोस्त मार दिया, राशि तो उसके कब्जे में है। अब वो शशांक भी मर गया, ये शशांक राजवर्धन को मार दिया, तो बचा कौन? बस हर्षवर्धन बचा। अब हर्षवर्धन की डायनेस्टी फिर शुरू होती है कब से? 606 से लेकर 647 AD तक। तो जब हर्षवर्धन उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, राजगद्दी पे आते हैं, राजगद्दी संभालते हैं, राजा बनते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं, अपने भाई का बदला लेते हैं। किसको मार के? शशांक को मार के, जो कि गौड़ का राजा रहता है। शशांक को मार के बदला लेते हैं। या नंबर वाइज किया हुआ है 1 2 3 4 5, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, समझने के लिए नंबर किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये शशांक को मारते हैं, जो कि इनके भाई का दुश्मन होता है। जिनके भाई को मारा रहता है उनको मारते हैं, और फिर अपनी इसको सिस्टर को बचा के लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हर्षवर्धन शशांक को मार देते हैं तो उसके बाद कन्नौज को अपने में ले लेते हैं हर्षवर्धन। और अभी तक तो थानेश्वर था इनका,
जो जगह था वो थानेश्वर था, हरियाणा के पास वाला एरिया। अब क्या होता है, कन्नौज भी इनके अंदर आ जाता है। शशांक को मार के कन्नौज को ये अपने में ले लेते हैं। तो जब ये कन्नौज को अपने में ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ अपने में लेते नहीं, यूनिफाइड नहीं करते थानेश्वर में, जबकि उसको अपना कैपिटल बना लेते हैं। कन्नौज को अपना कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उपाधि, कौन कौन सी उपाधि इनको मिली हुई है। तो वो है, पहला है परम भट्टाकर, ये के होगा, परम भट्टाकर। दूसरा है महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई है इनको। चक्रवर्ती की उपाधि मिली हुई है। और है सार्वभौम, सार्वभौम भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको, हर्षवर्धन को। परमेश्वर और शिलादित्य, और कुछ याद रखिए ना रखिए, शिलादित्य याद रखिएगा। शिलादित्य हर्षवर्धन का ही, हर्षवर्धन की उपाधि है, इनको शिलादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, बाकी आपको बता रखा हूँ। आफ्टर किलिंग शशांक, हर्षा ऑक्युपाइड द कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। जैसा अभी ऊपर बताया था कि उसको मार के, शशांक को मारने के बाद हर्षा क्या करते हैं, कन्नौज को ऑक्युपाई कर लेते हैं और अपनी राजधानी बना लेते हैं। ये ऑल्सो कॉन्कर मगध, उसके बाद ये मगध को भी जीत लेते हैं, मगध को भी अपने यूनिफाइड कर लेते हैं थानेश्वर वाले एरिया में। ठीक है, थानेश्वर में ही सारा भी ऑक्युपाइड यूनिफाइड किया जा रहा है, कन्नौज को भी और मगध को भी। इसके बाद क्या होता है, अब थानेश्वर वाला एरिया पूरा कवर हो गया, ये कन्नौज हो गया, मगध हो गया, ये एरिया तो पूरा हो गया हर्षा के पास। अब क्या होता है कि हर्षा और ध्रुवसेन, जो कि वल्लभी के राजा रहते हैं, वल्लभी के राजा ध्रुवसेना टू से इनकी लड़ाई होती है हर्षवर्धन की। वल्लभी कहाँ है, गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, जो गुजरात अपना अभी का गुजरात है, वहाँ पे वल्लभी है। तो वहाँ के राजा ध्रुवसेन से हर्षवर्धन की लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, ध्रुवसेन टू जो है हार जाते हैं। लेकिन हारने के बाद भी, उसको ध्रुवसेन को हराने के बाद भी हर्षा क्या करते हैं, अपनी जो बेटी रहती है उसकी शादी ध्रुवसेन टू से करवा देते हैं। ठीक है, ये एक इनका डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, ताकि वेस्ट वाला एरिया भी इनके कंट्रोल में आ जाए। तो क्या करते हैं, ध्रुवसेन टू से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। उसके बाद ध्रुवसेन टू जो रहता है, इनकी फ्यूडिटरी को अपना लेता है, सामंत को अपनाता है और इनके अंडर में रहता है, और जो वेस्टर्न वाला साइड है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक चाइनीज़ ट्रेवलर रहते हैं जिनका नाम रहता है हुआन सांग। ये किसके राज्य में आते हैं, इंडिया, ये आते हैं हर्ष के राज्य में। ठीक है, जब हर्ष का साम्राज्य चल रहा होता है तब इंडिया आते हैं और लगभग 8 साल यहाँ रहते हैं। 8 साल यहाँ रहते हैं इंडिया में, कहीं कहीं आपको 11 साल भी मिल जाएगा। तो 8 साल यहाँ कब से कब तक रहते हैं, 635 से लेके 643 AD तक ये इंडिया में रहते हैं। और ये नालंदा में पढ़ाई भी करते हैं। कहाँ पे, नालंदा में। नालंदा कौन बनाया था, इसके बारे में भी गुप्ता पीरियड में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हुआन सेंग के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो हर्षा का जो डोमिनेंस था कि कहाँ कहाँ तक था, पंजाब में था, कन्नौज में था, गौड़, मिथिला, ओडिशा में था। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू हुन सेंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो इनकी किताब लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हर्षा की जो डायनेस्टी थी, डोमिनेंस था, वो कहाँ कहाँ तक था, पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा तक। अब बात करते हैं हर्षा की बैटल के बारे में। तो अब देख लिए हम लोग कि थानेश्वर तो इनका अपना था, कन्नौज हो गया, मगध हो गया, वेस्टर्न पार्ट पल्लवी वाला एरिया जहाँ से इनकी बेटी की शादी जिसे कराते हैं ध्रुवसेन टू से, वो एरिया इनका हो गया। अब ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे इनसे एक पुल्यकाशीन राजा से झगड़ा हो जाता है। पुल्यकाशीन राजा से लड़ाई होती है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के राजा रहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, पुल्यकाशीन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी डिफीटेड हर्षवर्धन एट द बैंक ऑफ नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे क्या होता है, झगड़ा होता है पुल्यकाशीन से और हर्षवर्धन की, जहाँ हर्षवर्धन हार जाते हैं। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, राहुल के इंस्क्रिप्शन से इसका साक्ष्य मिलता है कि हर्षवर्धन हार जाते हैं पुल्यकाशीन से। ठीक है, हर्षा वॉज ऑल्सो कोल्ड सकलुथरा पथेश्वरा, सकलुथरा पथेश्वरा। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। ठीक है, और ये इनको टाइटल कौन देता है, ये देता है पुल्यकाशीन। पुल्यकाशीन ही इनको कहता है लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। ठीक है, जबकि उनको हराया भी रहता है जब, तब भी इनको कहता है लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हर्षा का कंट्रोल कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक रहता है, कहाँ कहाँ तक इनका साम्राज्य रहता है। अगर नॉर्थ की बात करें तो हिमाचल से लेके साउथ में नर्मदा तक होता है। ठीक है, वेस्ट में सौराष्ट्र से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक, यहाँ तक इनका कंट्रोल रहता है हर्षा का। ठीक, अब बात करते हैं
हुआन सेंग मेंशन टू मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट। हर्षा के टाइम पे दो सबसे बड़े इवेंट कौन कौन से थे? तो पहला था कन्नौज की असेंबली और दूसरा था प्रयाग असेंबली। ठीक है, तो कन्नौज की असेंबली हुआन सेंग के अकॉर्डिंग क्या थी? ये असेंबली क्यों किया थी? टू पॉपुलराइज द महायान, टू पॉपुलराइज द महायान। ये क्या करते थे, जो हुआन सेंग के हिसाब से जो राजा हर्ष थे वो कन्नौज में एक असेंबली करवाते थे, जिसमें वो क्या करते थे कि महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म जो था ना, जब हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे तो उसमें हम दो चीज़ देखे थे कि आगे जाने के बाद दो सेक्ट में बढ़ जाता है अष्टांगिक मार्ग को लेके। एक हो जाते हैं महायान, एक हो जाते हैं हीनयान। तो महायान वो रहते हैं जो अष्टांगिक मार्ग को प्रैक्टिस करना कम कर देते हैं, हीनयान उसको प्रैक्टिस करते हैं, और ये महायान उनको भगवान बना लेते हैं, हीनयान उनको एज ए महापुरुष ही देख रहे होते हैं। तो वही महायान जो रहते हैं उनको पॉपुलराइज करने के लिए कन्नौज में एक असेंबली कराते थे हर्षवर्धन। तो एक मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट तो ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली क्यों कराते हैं? टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। हर 5 साल में एक फेस्टिवल वो करवाते थे हर्षवर्धन, ठीक है। और ये कहाँ कराते थे? जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है उस एरिया में ये करवाते थे हर 5 साल में एक बार, ठीक है। जो कि आगे जाके कुंभ फेयर के नाम से भी जाना गया है, जो अब ऐसा मानते हैं कि उसको अब कुंभ के हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से दो सेलिब्रेशन थे इनके? एक थे कन्नौज असेंबली और एक प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली में महायान जो बुद्धिस्ट महायान था उनको पॉपुलराइज करने के लिए वो असेंबली बैठाई जाती थी, और प्रयाग असेंबली में हर 5 साल पे एक फेस्टिवल मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में, ठीक है। उसको जो कि अब कुंभ मेला के नाम से कुंभ फेयर के नाम से जाना जा रहा है। तो इतना था हर्षवर्धन के बारे में। अब उनके आगे क्या है? हर्षवर्धन की डेथ कब होती है? 647 एडी में, ठीक है। याद रखिएगा 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। बना भट्टा कौन थे? बना भट्टा वॉज द पोएट ऑफ हर्षा कोर्ट। बना भट्ट कौन थे? बना भट्ट जो थे वो हर्षा के दरबार के पोएट थे। इन्होंने कुछ किताब भी लिखी, तो लिटरेचर में भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन राजा तो थे ही, लेकिन राजा के साथ साथ एक अच्छे वो राइटर भी थे। उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी थी? संस्कृत प्ले लिखा था उन्होंने, ड्रामा लिखा था वो भी संस्कृत में। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। याद रखिएगा 3 किताब इन्होंने लिखा था, 3 ड्रामा लिखा था। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। किसका लिखा हुआ है? ये हर्षवर्धन का लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक। अब बात करेंगे लिटरेचर की, तो कौन कौन से लिटरेचर थे और किसने लिखा था? बना भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, कादम्बरी। ये 2 किताब बना भट्ट की लिखी हुई है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। मयूर की लिखी हुई 2 किताब है, मयूर शताका और एक है सूर्य शताका। कौन कौन सी? मयूर शताका और सूर्य शताका। तो इतना था हर्षा में, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में इतना ही था। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे हम हर्षवर्धन पे ही, ठीक है। हर्षवर्धन वाली चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे। और डायनेस्टी कहाँ से शुरू होती है याद रखेंगे, कहाँ से शुरू होती है, कौन शुरू करता है, और हर्षवर्धन कैसे आते हैं, किसको मारते हैं, कहाँ कहाँ इनकी लड़ाई होती है। तो पहली लड़ाई तो इनके ध्रुवसेन II से हुई रहती है, जो कि बाद में इनकी बेटी से शादी करवा देते हैं, दामाद बना लेते हैं इसको, और वो एरिया अपने में ले लेते हैं, इनकी फ्यूडिटी ये ले लेते हैं। उसके बाद इनकी जो झगड़ा होता है पुलकेशिन जो होता है, पुलकेशिन II से होती है, जो चालुक्य डायनेस्टी का राजा रहता है, ठीक है। अहोल में इनकी सबूत कहाँ से मिलता है? अहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। याद रखिएगा अहोल इंस्क्रिप्शन से इसका सबूत मिलता है। तो जो छोटे छोटे फैक्ट है ना उनको याद रखिएगा। इनको हर्षा को सकलोत्थपतेश्वरा कौन कहता है? पुलकेशिन ने कहा था, ठीक है, सकलोत्थपतेश्वरा। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा और इससे थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा पीछे गुप्ता एम्पायर को भी, थोड़ा आसान होगा पढ़ने में, ठीक है। बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।